नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी और एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौथी क्लास आपके सामने है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उस पर हम क्या करने वाले हैं, आज का डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को करते हैं डिटेल में स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। ठीक है, पता है आपको। कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है, एल्डिहाइडिक और कीटो डेरिवेटिव है, किसके हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के ये कीटो या एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। ऑल कार्बोहाइड्रेट है जनरल फार्मूला ऑफ HN2N। ठीक है, इनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2ON। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है CnH2ON कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ऑल मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स किसका है, एनर्जी का है बॉडी में। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द बॉडी। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट विल बी 4 कैलोरीज। किलो कैलोरीज का हमको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, अगर 16 किलो जूल अगर जूल में पूछे तो एनर्जी मिलती है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट। अगर ज़्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट की क्या है अमाउंट बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा उनका। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आता है शुगर और पॉलीसेकेराइड। शुगर में आता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनो मतलब एक, सेकेराइड मतलब शुगर। बेसिक नाम से ही पता चल गया, मोनोसेकेराइड है सिंगल शुगर यूनिट दैट इंक्लूड, इसमें आ गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये सिंगल यूनिट है। ठीक है, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाई मतलब दो, सेकेराइड मतलब शुगर, डबल शुगर यूनिट आएंगी, सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज। जैसे लैक्टोज किससे मिलके बना है, तो ग्लूकोज प्लस में गलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस में गलैक्टोज से मिलके बना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। तो ये दो दो यूनिट से मिलकर बने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, नहीं इसलिए डाइसैकेराइड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब होता है मोर देन 2, नाम से पता चल रहा है क्या होता है, मोर देन 2। तो ये हो गए पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जैसे इसमें पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं, एक तो जो स्टोरेज का फंक्शन करेंगे और एक होते हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। तो स्टोरेज में अपने ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों ही क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। एनिमल सेल स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। एनिमल जो सेल है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, और जो प्लांट स्टोर करेंगे ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, पता चल गया आपको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले सेलुलोज, काइटिन आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज फॉर्म्स द फैब्रिक ऑफ मैनी सेल वॉल। सेलुलोज से क्या बनती है, ठीक है, सेल वॉल बनती है। ठीक है, क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। एंड काइटिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड या फंगस। ठीक है, आपका क्या है, आर्थ्रोपोड है। ठीक है, या फिर आपका क्या है, आर्थ्रोपोड, या फिर क्या आपका फंगस। उनका क्या है, ये काइटिन जो है उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जो इनमें एक्सोस्केलेटन बनता है, बाहरी जो कवरिंग बनती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। ठीक है, ये होगा बेसिक ओवरव्यू किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब जो मेन आता है इसमें देखिए, मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज ए फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट एंश्योर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द लिविंग सेल। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये, फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या करती है, बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, लिविंग सेल को। इट इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एनर्जी जनरेशन। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, दो तरह का होगा, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन, और एक होगा एनाबॉलिज्म। ठीक है, जो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बनना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा अपना, ग्लूकोज है।
विच इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोलाइसिस, उसको किस उससे तोड़ा जाएगा, पाथवे से, ग्लाइकोलाइसिस से। एंटर इनटू द कर्ब साइकिल, जैसे ही वो टूटेगा फिर किस में एंटर कर जाएगा, कर्ब साइकिल में। ठीक है, ठीक है, कर्ब साइकिल से फिर कहाँ जाएगा वो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा उसका, और जनरेट क्या कर देगा, एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। द कॉमन मेटाबॉलिक स्टेप, कॉमन मेटाबॉलिक स्टेप कौन सी है, फूड मॉलिक्यूल है, सिंपलर मॉलिक्यूल है, दो तरह से होगा, एम्फीबोलिक पाथवे, यानी मेटाबॉलिज्म कितने हैं, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में तो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन जो प्रोडक्ट होगा वो CO2 निकलेगी और क्या निकलेगा, H2O वाटर निकलेगा। एनाबोलिक में क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, लिपिड बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड या अदर चीज़ें जो वो बन जाएंगी। ठीक है, मेजर पाथवे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से जो मेजर पाथवे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, फिर है सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे TCA साइकिल या कर्ब साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस के बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसके बाद है हेक्सोज मोनोसल्ट पाथवे, और लास्ट है सबसे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये है कि आपके पास क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम वो एक्ट करेगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ग्लूकोज से क्या होगा, HMP शंट चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुई तो क्या बना, पायरूवेट। ठीक है, पायरूवेट बन गया, पायरूवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बन सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम से ही कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। अच्छा, ये दो तो बन गए, इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ चला जाएगा, आपका TCA साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, पायरूवेट से लैक्टेट भी बन सकता है। अच्छा, पायरूवेट से ग्लूकोज का बनना, ये होगा ग्लाइकोजिनोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होगी, पायरूवेट से ग्लूकोज का बनना, यानी ग्लाइकोलाइसिस का अपोजिट क्या होती है, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ये ओवरव्यू है आपका जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हाउ डज ग्लूकोज एंटर इन द सेल, अब ग्लूकोज सेल में एंटर कैसे करता है। ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन वाई ग्लूटामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट इन हेपेटोसाइट, एरिथ्रोसाइट एंड ब्रेन। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज के जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, GLUT1 बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लू आया है ग्लूकोज से, T फॉर ट्रांसपोर्टर, GLUT1। GLUT1 क्या होता है, ठीक है, ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है, याद रखना, आपके क्वेश्चन यहीं से पूछेगा HPSC। GLUT1 किस पे डिपेंड नहीं है, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है आपको, हेपेटोसाइट लिवर सेल पे मिलेगा, एरिथ्रोसाइट RBC और ब्रेन में मिलेगा। ये तो होगा GLUT1 तो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है जो इंसुलिन पे डिपेंड है, जो इंसुलिन पे डिपेंड है उसका क्या हो जाएगा, GLUT4। GLUT4 क्या है, इंसुलिन पे डिपेंड है, ग्लूकोज से आया ग्लू, T फॉर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, 4 ये क्या है, इंसुलिन पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा मसल सेल, ठीक है, और एडिपोज पे। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये आपको, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, मसल सेल और एडिपोज पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया हुआ, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, in type 2 diabetes mellitus, glucose transporter for GLUT1, one of the most important glucose transporter, plays key role in development of type 2 diabetes and insulin resistant observed। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, डायबिटीज क्या है, मेलाइटस। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो टाइप 2 होता है उसमें GLUT4 में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट है ये, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और इंसुलिन डेफिशिएंट पेशेंट हो जाते हैं तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो जाता है, GLUT4 की। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, स्टार पहले ही लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेंट्रल मेटाबॉलिक रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरूवेट और लैक्टेट। ग्लाइकोलाइसिस से जो ग्लूकोज हो किस में बदलेगा, या तो बदलेगा आपका पायरूवेट में या फिर बदलेगा लैक्टेट में। ठीक है, विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में।
एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन साइटोसोल। आपसे क्या पूछा जाएगा, जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस के वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस के वो साइटोसोल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैक्टेट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक कंडीशन। अब ग्लाइकोलाइसिस में दो कंडीशन होती हैं, एक होती है एरोबिक, ठीक है, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, वो होगी एरोबिक। एनारोबिक क्या होगी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगी वहाँ पर, अब्सेंट होगी, ठीक है। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो वहाँ तो बनेगा लैक्टेट, ठीक है, और अगर एरोबिक कंडीशन है तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, ठीक है, विच इज इनिशियली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म CO2 एंड H2O। CO2 बनेगी, प्लस में H2O, प्लस में क्या बनेगी, ATP। और ये ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी जनरेशन इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो मेजर पाथवे है, ठीक है, किस चीज़ का मेजर पाथवे है, जिस टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, वहाँ ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो कैसे चलता है, ये रहा। टोटल कितने स्टेप होते हैं आपके, 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, 5-5 के स्टेप में डिवाइड है, 5 ये हैं 5 ये हैं। जो पहले 5 स्टेप उनको बोलते हैं हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी हम अपनी जो एनर्जी है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लास्ट के 5 स्टेप है उसको बोलते हैं एनर्जी जनरेशन फेज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी जनरेशन फेज। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज आपके पास है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फर्स्ट स्टेप में। एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पर, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, एक ATP का यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है सेकंड स्टेप में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। ये आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया आपका, अब वहाँ पर कौन आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK1 क्या करेगा, काम करेगा, यानी एक ATP का यूज यहाँ भी होगा, फर्स्ट स्टेप में हुआ, फिर तीसरे स्टेप में यूज हो गया। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से किसमें बदल गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्डोलेज एक्ट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे, और इसको किस में तोड़ देगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक प्रोडक्ट, और दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दो प्रोडक्ट बन गए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से। अब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो किस एंजाइम की हेल्प से, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, कौन सा एंजाइम है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, उसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। समझ में आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो गए आपके एनर्जी जनरेशन फेज। अब एनर्जी जो हमने लगाई थी टोटल ATP वो बनना स्टार्ट होंगे, और जहाँ पर अभी देखते हैं कि देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए अपने पास, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एंजाइम काम करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पर यूज किसका होगा, NAD पॉजिटिव प्लस में फॉस्फेट, और NADH क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर ADP से क्या बनेगा, एक ATP बनेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिसन ट्राइफॉस्फेट, और एंजाइम कौन सा यहाँ पर काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, और इसको बोलते हैं SLP। स्टेप नंबर 7 में होता है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पर क्या बनी है, ATP बनी है, इसको बोला जाएगा SLP। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में बदल गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में बदल जाएगा, एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम यहाँ पर काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में बदल जाएगा, फॉस्फोइनोल पैरुवेट में, पैप जिसको बोलते हैं, एंजाइम यहाँ पर काम करेगा एनोलेज, ठीक है, स्टेप नंबर 9। और स्टेप नंबर 10 क्या है, फॉस्फोइनोल जो पैरुवेट यानी पैप जो बना है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, एक ATP यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर बन जाएगी, ठीक है, ये भी SLP है स्टेप नंबर 10 में। और यहाँ पर एंजाइम काम करेगा पायरुवेट काइनेज, और HSSC ने यहीं से क्वेश्चन पूछा है 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था, ठीक है, कि हेमोलाइटिक
एनीमिया किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम हमारा उसकी डेफिशिएंसी से हेमोलाइटिक जो एनीमिया है वो होता है। ठीक है, ये आपको मैंने पूरी ग्लाइकोलाइसिस स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। अभी आपको याद होगी आप जब इसके नोट्स बना के अपने हाथों से देखोगे तब। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मोलिक्यूल बने थे ना, एक तो सीधा बना था फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोट से, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से बना था। तो 2 मोलिक्यूल किसके बनेंगे, पायरुवेट के बनेंगे। रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी, 2 एटीपी बनेगी। ठीक है, और क्या होगा, 2 NADH बनेंगी, SLP जिसको बोलते हैं हम। क्या बनेंगी, 2 एटीपी 2 NADH। ठीक है, 2 NADH यहाँ पर बनेगी। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, पीछे भी बता चुका हूँ, लैक्टेट बनेगा। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू वेस्ट प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बनते हैं, फर्मेंटेशन, और वहाँ क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। अगर एरोबिक कंडीशन है यानी प्रेजेंस ऑक्सीजन की, ठीक है, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। अब देखिए फेट ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट बन गया है हमारा, ठीक है, क्या बन गया भाई, पायरुवेट बन गया। पायरुवेट कहाँ जाएगा, फेट यानी भाग्य है, भाग्य पायरुवेट का भाग्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पायरुवेट का क्या भाग्य होगा। पायरुवेट क्या करेगा, सबसे पहले तो सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। एक काम तो ये कर सकता है, TCA साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चला जाए। दूसरा काम कर सकता है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाए इसका, ठीक है, जिससे क्या बन जाए, इथेनॉल बन जाए। या हो सकता है इसका होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, जिससे क्या बन जाए, लैक्टेट बन जाए। ये 3 इसके भाग्य लिखे हैं पायरुवेट के। 3 तरह से ये पायरुवेट काम आ सकता है सेल के। अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुवेट कन्वर्ट पर, अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। अच्छा, द एंट्री लेवल सबस्ट्रेट फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, और जो ये एसिटाइल कोएंजाइम में बना है ये किस में चला जाएगा, TCA साइकिल। ठीक है, TCA साइकिल में ये यूज हो जाएगा। एन एम्फीबोलिक पाथवे। अब HSSC ने कल एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है, कि एम्फीबोलिक पाथवे का एग्जाम्पल बताइए। आपके पास पेपर है, वीडियो बनाई हुई है मैंने, ठीक है, आप उसमें जाके देखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ HSSC ने ये क्या है पूछे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब 2 पाथवे दैट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, 2 एसिटाइल कार्बन है, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, टू फॉर्म CO2 एंड रेड्यूस द मोलिक्यूल NADH एंड Fe2H। और NADH और FADH2 क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट, या एथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक आपकी आगे समझ में। अब आती है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कहाँ चला गया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में। ठीक है, अब वो कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है। ठीक है, कहाँ चला गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। लूजेज कार्बन डाइऑक्साइड, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देगा और क्या बना देगा, एसिटाइल, एसिटाइल को क्या कर देगा, बना देगा, एसिटाइल को बना देगा। ठीक है, द कर्ब साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या कर्ब साइकिल है वो कहाँ चलेगी आपकी, वो चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर एनर्जी का पुल बनाएगी। ठीक है, ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द कर्ब साइकिल। अब जो कर्ब साइकिल का जो प्रोडक्ट है वहाँ से क्या निकलेंगे, 3 NADH, ठीक है, 1 FADH2 और 1 ATP बनेगा अपना कर्ब साइकिल से। द साइकिल स्टार्ट एंड एंड विद, साइकिल स्टार्ट होती है ऑक्सैलो एसीटेट से और एंड भी किससे होती है, ऑक्सैलो एसीटेट से। दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड कर्ब साइकिल। कर्ब नाम की साइंटिस्ट ने दी थी इसलिए इसको कर्ब साइकिल बोला जाता है, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे बोला जाता है। दिस साइकिल यूटिलाइजेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी। जो ऑक्सीजन बॉडी में होती है उसका 2/3 ये साइकिल ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, TCA साइकिल इज स्ट्रिक्टली एरोबिक इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्लाइकोलाइसिस। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर सकती है, एनारोबिक और एरोबिक, लेकिन TCA क्या है, स्ट्रिक्टली एरोबिक साइकिल है। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फोर्स रिजल्ट इन 9 ATP। अब जो ऑक्सीडेशन होगा 3 Na, अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो 3 NADH बने हैं वो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ क्या जाएंगे, ETC में चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो वो प्रोडक्शन कर देंगे 9 ATP का। ठीक है, और 3 से, ठीक है,
और FADH से क्या मिल जाएगी, हमें 2 ATP मिल जाएगी। तो टोटल हमें कितनी ATP मिलेंगी, टोटल 12 ATP हमें किससे मिल जाएगी, एक एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल से, ठीक है। यानी कर्ब साइकिल से टोटल ATP कितनी मिल जाएगी हमको, 12। ये TCA साइकिल है। अभी आपको इसको डिटेल में करवा देते हैं। ये देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, कार्बन 4 का ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में आया, ठीक है, H2O का एडिशन हुआ, और एंजाइम कौन सा लगा, सिट्रेट सिंथेज। जैसे ही ये आया तो इसने कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसीटेट को सह मॉलिक्यूल के कंपाउंड में, जिसका नाम है सिट्रेट। अब ये बन गया सिट्रेट में। अब सेकंड जो स्टेप में सिट्रेट पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, एकोनाइटेज। और जो एकोनाइटेज है इसको किस में बदल देगा, आइसोसिट्रेट में बदल देगा। सिट्रेट को किस में बदल दिया, आइसोसिट्रेट में, किसने, एकोनाइटेज ने। आइसोसिट्रेट में क्या होगा, एंजाइम आएगा यहाँ पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, स्टेप नंबर 3 में। अब यहाँ पर NAD का यूज करेगा और किसका, CO2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है, और NADH का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक CO2 बाहर गई तो कार्बन 5 बच गए। अब बन गया आइसोसिट्रेट से क्या बन गया आपका, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब यहाँ पर काम करेगा एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज है, इसमें क्या होगा, फिर से NAD का यूज करेगा, SH कोएंजाइम A का यूज करेगा, और NADH और CO2 फिर से निकाल देगा। यानी स्टेप नंबर 3 और 4 में सक्सेसिव CO2 डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। एंजाइम कौन सा लगेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम A, एक और कार्बन निकल गया तो 4 कार्बन का बच गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का है। अब यहाँ पर GDP का यूज होगा और प्लस में फॉस्फेट। GDP का यूज होके, फॉस्फेट का यूज होके GTP बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, GTP। स्टेप नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा GTP फॉर्मेशन और SH कोएंजाइम A की फॉर्मेशन कौन से स्टेप में होती है। तो स्टेप नंबर 5, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज क्या करेगा, इसको सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनेट, कार्बन नंबर 4, ये सक्सिनेट आपका, ठीक है। अब सक्सिनेट से स्टेप नंबर 6 में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरिट। यहाँ पर फैट का यूज करके FADH2 मॉलिक्यूल बना देगा। स्टेप नंबर 6 में सक्सिनेट टू फ्यूमेरिट और सक्सिनेट डीहाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लगेगा, एंजाइम काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्यूमेरिट, कार्बन नंबर 4 है, वाटर का एडिशन होगा, ठीक है, और फ्यूमेरेज एंजाइम काम करेगा, फ्यूमेरिट को मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। मैलेट में कन्वर्ट होते ही मैलेट स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, NAD का यूज करेगा, एक और NADH पॉजिटिव बन जाएगा। स्टेप नंबर 8 में मैलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम काम किया और इसने वापस से ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया। ये सारी क्या थी आपकी TCA साइकिल, टोटल 8 स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वाटर निकलेगा स्टेप नंबर 2 में, और फिर से वाटर यहाँ पर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ऐड होगा, ठीक है। तो वाटर 2 बार ऐड होता है, ठीक है, और एक बार क्या होता है, वाटर रिमूव होता है इस साइकिल में, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी TCA साइकिल, हमने डिटेल में आपको करवा दी है, ठीक है। अब है आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज कपल्ड विद सिट्रिक एसिड साइकिल। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ ही चलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच ATP फॉर्म। इसमें क्या होती है, ATP बनती है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू FADH टू O2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है NADH से कहाँ जाएंगे, O2 के पास, या FADH से कहाँ जाएंगे, O2 के पास। बाय ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक चेन चलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके थ्रू ये जाएंगे, ठीक है। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ ATP प्रोडक्शन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये देखिए ATP सिंथेज है, H पॉजिटिव अंदर आएंगे, ADP और फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ATP मैट्रिक्स में ATP इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड साइकिल चल गई थी, सक्सिनेट था यहाँ पर, सक्सिनेट से फ्यूमेरिट बना था। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4। क्या होते हैं भाई, 4 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स 1। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएगा फ्यूमेरिट और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा, कॉम्प्लेक्स 2 इसको भेज देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर H2O जनरेट हो जाएगा, O2 जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये चलती है, ठीक है। अब देखिए टोटल एटीपी प्रोडक्शन फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारा कितना एटीपी प्रोडक्शन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से हमारी कितनी यील्ड हुई, देखिए एटीपी 2, ठीक है, प्लस में 2 NADH थे हमारे, और 2 NADH से 2 FADH बने, ठीक है। तो 2 FADH से कितनी एटीपी आई, 3, 1 से आती है 1.5। अब पायरुवेट से क्या आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो 5 एटीपी बनेगी, ठीक है। 1 NADH से कितनी एटीपी बनती है आपकी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एटीपी। अब आ गए हम TCA साइकिल में। TCA साइकिल में 2 एटीपी बने, NADH 3 स्टेप में बना, ठीक है। तो 3 में बनेगा तो 2.5 को 3 से गुणा कर दो, टोटल 15 एटीपी बन गई, ठीक है। और FADH2 एक स्टेप में बना था, तो यहाँ से 3 एटीपी होगी, तो टोटल 3 और 2 5 10 25 और 5 30 एटीपी बन गई एक मॉलिक्यूल से। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज को बनाना किससे, नॉन शुगर कार्बन सबस्ट्रेट से। जैसे ग्लिसरॉल से शुगर को बनाना, ग्लूकोज को लैक्टेट से, पायरुवेट से, इनसे ग्लूकोज को बनाना, तो हो जाएगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस इन द लीवर। मैक्सिमम ग्लूकोनियोजेनेसिस किसमें होती है, लीवर में, और बची कुची क्या होती है, किडनी के जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग के दौरान होती है, स्टारवेशन भूख के दौरान होती है, या इंटेंस आपने कोई एक्सरसाइज की है तब होती है, और ये हाईली एंटरगोनिक प्रोसेस है, ठीक है। ग्लूकोजिनेसिस ऑफन एसोसिएटेड विद कीटोसिस, ये कीटोसिस से भी जुड़ी होती है। ग्लूकोज इज नॉट सिंपली द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये सिंपल रिवर्स नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। इट इज यूनिक एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसमें कुछ यूनिक एंजाइम यूज होते हैं, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पैप्सिके, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज, ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये यूज होते हैं एंजाइम, ठीक है। देखिए लीवर में है, ग्लूकोज लीवर से मसल में जाएगा ब्लड के थ्रू, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ठीक है। ग्लूकोज से 2 फॉस्फेट बाहर निकल गए, पायरुवेट बन गया, पायरुवेट लैक्टेट, लैक्टेट मसल से वापस कहा जाएगा लीवर में, लैक्टेट से फिर पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट में 6 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे और ग्लूकोज बना देगा। 6 एटीपी इक्विवेलेंट कंज्यूम्ड इन ग्लूकोज। पायरुवेट से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने में 6 एटीपी का खर्चा आता है। कितने एटीपी का खर्चा आता है, 6, ठीक है। देखिए अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये रेगुलेटेड होती है। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज मेन रेगुलेटरी स्टेप। ग्लूको आपसे पूछेगा क्वेश्चन HPSC कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में मेन रेगुलेटरी स्टेप कौन सा होता है, जो पूरी प्रोसेस उसको रेगुलेट करता है, तो ये होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा जी, कोरस्पोंडिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज, ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस में इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप होता है PFK1 फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फोफ्रुक्टो 1 काइनेज, ठीक है। दिस टू एंजाइम रेगुलेटेड इन रेसिप्रोकल मैनर, ये 2 रेसिप्रोकल मैनर में वो होते हैं। देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, किसके द्वारा, 6 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। इसको फेवर कौन करेगा, 6 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, PFK1 को बढ़ाएगा कौन, फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट बढ़ाएगा, AMP बढ़ाएगा, सिट्रेट क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पे, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से वापस हमको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जाना, तो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब इसको कौन करेगा, इसको इनहिबिट करेगा AMP और फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, और सिट्रेट इसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस दोनों का, ठीक है। लैरिंजर से आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है, लुबर्ट और लैरिंजर से। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिटेल में हो चुका है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।